देश के अंदर 52% आबादी सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़ी। उस पिछड़ा वर्ग को ही ज्ञात नहीं है कि हमारे लिए मंडल कमीशन में कौन कौन सी सिफारिशें की गई। जो लोग मंडल के रथ पर सवार होकर के सत्ता में आए, उन लोगों ने फिर सत्ता बचाने की मुहिम शुरू करते हैं। अखिलेश यादव से ज्यादा धनी कोई नहीं होगा इस देश के अंदर, लेकिन अखिलेश यादव जब कमरा खाली करते हैं तो उनके कमरे को गोमूत्र और गंगा जल से धोया जाता है। तो कैसे आप हम मान लेंगे को अगड़ा हो गए। आरोप यह लगाया जाता है कि संपन्न लोगों ने विपन्न लोगों का, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उनका आरक्षण खा लिया। यह बात कितना सत्य आपको लगता है? 27% पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है और अभी भी अगर ABCD ये सारे क्लास की नौकरियों को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 15% से ऊपर अभी पिछड़े अभी सरकारी नौकरियों में नहीं गए। अगर मंडल कमीशन तमाम सारे 52% पिछड़ों का, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों का माने हथियार था, तो धीरे धीरे उस हथियार से क्यों विरत होते गए लोग? RSS और जो वंश ऑफ थाट की जो परिकल्पना है कि इस देश के अंदर जो SC ST और OBC है उसको हम किसी भी तरीके से मजदूर ही बनाए रखेंगे। एक रिजर्वेशन ये हो गया है कि मंडल पिछड़े और पिछड़ों में भी अहीरों के नायक हैं। बाकी सारे जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं वो उतना उस तरीके से नहीं। ये गतिरोध क्यों पैदा हुआ? मुसलमान हमारे शिक्षा पर, मुसलमान हमारी नौकरी पर, मुसलमान हमारी संपत्ति पर, मुसलमान हमारे सम्मान पर कहीं भी बाधक नहीं। अगर हमारे संपत्ति पर, सत्ता पर, शिक्षा पर, नौकरी पर अगर कोई कुंडली मार के बैठा हुआ है, उस सारे हिस्से को खाए हुए है, तो वो कथित तौर पर जो हिंदुत्व का दुशाला ओढ़कर हमारे सामने खड़े हैं और हमको मुसलमानों का भय दिखा रहे हैं, वही हमारे हिस्से को खा रहे हैं। अम्बेडकरवादियों का प्रायः आरोप ये है कि मंडलवादी लोग जो है अम्बेडकरवाद के विस्तार में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आज भारतीय राजनीति को अगर मोटा मोटी उसकी बाइनरी को देखना हो तो वह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति है। एक तरफ कमंडल है जो मंडलवादी तमाम सारी ताकतों को नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। लोगों का बहिष्करण जारी है, NFS जारी है, भागीदारी का जो प्रतिशत उनको मिलना चाहिए उससे उनको महरूम करने की तमाम सारी हिकमतें, षड्यंत्र रोज हो रही हैं। संसद से लेकर सड़क और संस्थान तक सब कहीं विचारों की दुनिया में भी कमंडलवाद हावी होता गया है और मंडल ने अपनी भागीदारी को अनेक रूपों में यहाँ तक लाने का और उन तमाम सारे वंचितों की बहुत बड़ी जमात जो बहुजन समाज बनाते हैं उसको लगातार कन्वे कर रहा है, उससे लगातार संवाद कर रहा है और संकट में होते हुए भी वो भारतीय राजनीति को एक नया आकार देने में लगा हुआ है। लेकिन पिछले 25 वर्षों का जो समय है वह मंडल की राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी उन लोगों ने विचारों पर कब्जा नहीं किया, न ही सिस्टम पर कब्जा किया। जब उनके हाथ से सत्ता चली गई तो विचार भी दूसरे के हो गए और सिस्टम में उनकी कोई भूमिका नहीं, कोई हनक नहीं रही। ऐसे में मंडल कमीशन, बल्कि मंडल की राजनीति किस स्थिति में है यह हम उस व्यक्ति से जानते हैं जिन्होंने हिंदी में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पहली बार सहज तरीके से उपलब्ध कराया। उनका नाम है चंद्रभूषण सिंह यादव, देवरिया के डुमरी गांव के निवासी और धुरंधर वक्ता और लेखक, यादव शक्ति के संपादक और समाजवादी पार्टी से उनका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। वे स्वयं मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो आंदोलन चला उस प्रतिरोध आंदोलन के बहुत बड़े सदस्य रहे हैं। उनकी हिस्सेदारी रही है कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो लागू हो रही हैं, मंडल को आगे बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम उनसे आज रूबरू हैं, जानना चाहेंगे कि 13 अप्रैल को BP मंडल का स्मृति दिवस है और उस स्मृति दिवस के बहाने हम ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल मंडल की राजनीति विभिन्न परिस्थितियों के मद्देनजर कहाँ खड़ी है। देखिए, BP मंडल साहब ने
जो मंडल कमीशन दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ 1 जनवरी 1979 को और उसका अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को बनाया गया, उसके बाद अनवरत 2 बरस तक देश के प्रत्येक जिलों में वे गए और वहां पर जा करके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था थी कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को पता करना है कि कौन वर्ग, कौन समुदाय, कौन जातियां, क्योंकि यहाँ कोई वर्ग और समुदाय नहीं है, पूरा देश जो है वो जातियों में बटा हुआ है। तो हमको उन जातियों में ही ढूंढना था कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी। इसके लिए बीपी मंडल जी 2 वर्ष लगातार उन्होंने पूरे देश के प्रत्येक जनपद का दौरा किया और प्रत्येक जनपद में उन जातियों को देखा, परखा, समझा कि कौन कौन जातियां सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी है। तो उनका जो आधार था, भले ही वो जातियों के रूप में आया, लेकिन जो आधार था वो आधार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन था। उसमें गोस्वामी ब्राह्मण भी है। तो इसलिए वो सारी जातियां जो समाज में और शिक्षा के दृष्टिकोण से या सामाजिक मान अपमान जो होता है उस दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े थे, उनका उन्होंने सर्वे किया और उसको पाया कि इस देश के अंदर 52% आबादी सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़ी है। और उस आधार पर जो अनुशंसाएं उनकी हैं, बीपी मंडल साहब की जो अनुशंसाएं हैं वो 40 की संख्या में। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़ा वर्ग को ही ज्ञात नहीं है कि हमारे लिए मंडल कमीशन में कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं। हमारे समाज को तरक्की के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संविधान का आर्टिकल 340 हमको प्राप्त है, उस संविधान के आर्टिकल 340 के तहत हमको कौन कौन सी सुविधाएं हमको दी गई हैं, इस बात को न हमारा पिछड़ा वर्ग जान रहा है, पिछड़े वर्ग का इंटेलेक्चुअल जान रहा है, न हमारे राजनीतिज्ञ जान रहे हैं। केवल एक सिफारिश जो 27% नौकरी में, सरकारी नौकरी में आरक्षण था, उसको बीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को लागू किया। वो भी शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, जो लालू प्रसाद यादव जी, जो इस तरह के नेता थे, उन सभी लोगों के प्रेशर में, दबाव में, और देवीलाल जी के काट के लिए, क्योंकि देवीलाल जी विद्रोह कर दिए थे, तो उनके विद्रोह के काट के लिए और इन सभी नेताओं के दबाव में एक केवल अनुशंसा लागू हुई कि 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और उसके बाद पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ और आडवाणी जी ने कमंडल उठाया, राम रस लेकर वो चले और उन्होंने जैसे पत्रकारों से, और तमाम पत्रकार उस समय के वे लिखते हैं कि आडवाणी जी से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मंडल के काट के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं। तो मंडल के काट में उन्होंने जो है राम रथ यात्रा शुरू किया और वो पूरा दौर जो आपने जैसा कि कहा कि 25 बरस में कुछ नहीं हुआ, तो लगभग 10 बरस तक 90 से और 2000 का जो दौर है वो दौर मंडल बनाम कमंडल का रहा। और उस दौर में जो मंडल वाली ताकतें थी वो उफान पर थी। कमंडल के बाद भी देश में और प्रदेश में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई। लेकिन जब हमने मंडल की राजनीति को छोड़ दिया, मंडल की राजनीति को तिलांजलि दे दिया और जो लोग मंडल के रथ पर सवार होकर के सत्ता में आए, उन लोगों ने फिर सत्ता बचाने की मुहिम शुरू कर दी। उनका लक्ष्य फिर मंडल कमीशन की जो बाकी सिफारिशें थी और जो मंडल कमीशन की बाकी चीजें जो लागू की जानी चाहिए, जो 40 सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों की तरफ हमारे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद, 40 सिफारिशें हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। जो दूसरी सिफारिश एक और थी, उसको अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री हुए इस देश में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में, तो अर्जुन सिंह जी ने एक जो दूसरी सिफारिश थी उच्च शिक्षा में आरक्षण, उसको उन्होंने लागू किया। तो बीपी सिंह जी ने एक सिफारिश लागू किया तो उनको कहा गया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह का पीढ़ी का है, तमाम तरह की ऐसी खराब उपाधियों से उनको नवाजा गया। अर्जुन सिंह ने जो दूसरी सिफारिश लागू किया कांग्रेस गवर्नमेंट में रहते हुए, उसके बाद अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल से हटाए गए, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया और वो बेचारे मर गए। कांग्रेस पार्टी में उनको शीर्ष पर नहीं आने दिया गया। तो ये 2 सिफारिशें इन दोनों लोगों लागू किया और बाकी जो 38 सिफारिशें हैं, अगर उन 38 सिफारिशों को केवल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया मंडल कमीशन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें लगाकर, जबकि वो भी असंवैधानिक है, जो क्रीमी लेयर है वो भारत के संविधान में कहीं क्रीमी लेयर का प्राविधान नहीं है, न आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान है, न किसी आरक्षण में आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 के तहत
जो आरक्षण हमको प्राप्त है ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, उसमें कहीं भी आर्थिक आधार नहीं है, उसमें हर जगह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। और आप देखिए आर्थिक आधार पर कैसे किसी को आप संपन्न कह सकते हैं। अखिलेश यादव से ज्यादा धनी कोई नहीं होगा इस देश के अंदर, लेकिन अखिलेश यादव जब कमरा खाली करते हैं तो उनके कमरे को गोमूत्र और गंगा जल से धोया जाता है। तो कैसे अब हम मान लेंगे कोई अगड़ा हो गए। अखिलेश यादव जी अभी लोकसभा चुनाव में मंदिर में जाते हैं कन्नौज में, तो उस मंदिर को धुला जाता है। कैसे हम मान लेंगे कि आर्थिक आधार पर संपन्न होने से आदमी अगड़ा हो गया। तो इसलिए आपके पास चाहे जितना रुपया हो, आप अगड़ा नहीं हो सकते हैं, आप पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में इसलिए प्राविधान किया कि जो पिछड़ापन का आधार होगा, जो इस देश के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें कोई आर्थिक संपन्नता उसमें आधार नहीं होगा, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होगा। एक चीज बताइए कि जो आपने कहा कि सांस्कृतिक रूप से भी उनको जो है स्वीकृति नहीं मिली पैसा होने के बावजूद, आरोप यह लगाया जाता है कि संपन्न लोगों ने विपन्न लोगों का, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उनका आरक्षण खा लिया। यह बात कितना सत्य आपको लगती है? कहाँ खा लिया है बताइए, कोटा कहाँ पूरा हुआ हमारा? 27% पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है। और अभी भी अगर ए बी सी डी ये सारे क्लास की नौकरियों को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 15% से ऊपर अभी पिछड़े अभी सरकारी नौकरियों में नहीं गए हैं। मैंने 12% उनका खाली है, अभी भी 12% खाली है। तो कहाँ से हम खाली हमारे पास? अच्छा, और जो बाकी जगहों पर आप देखें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बाकी, अभी आप एनएफएस की बात आपने किया, तो अभी नॉट फॉर सुटेबल कह करके जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप जो तर्क दे रहे हैं, तो उन लोगों को आप नॉट सुटेबल कर दे रहे हैं, आप उनको नौकरियों में नहीं रख रहे हैं। अभी एक लड़का आपने देखा बनारस में जो है वो टॉप किया है, सोनकर है, और वो आरएसएस वालों के साथ घूमता था, विद्यार्थी परिषद की राजनीति करता था, लेकिन जाति से वो बैकवर्ड है। आरएसएस का ही धन्यवाद भी किया उसने। हाँ, और लड़ा कौन? धन्यवाद भी किया और लड़ा कौन? संसद से लेकर के और सड़क तक लड़ने का काम सभी पिछड़े और दलित लोगों ने किया। यही मैं पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप ये मुझे बताइए कि अगर मंडल कमीशन तमाम सारे 52% पिछड़ों का, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों का माने हथियार था, तो धीरे धीरे उस हथियार से क्यों विरत होते गए लोग? क्यों उन्होंने कमंडल को अपना लिया और मंडल को छोड़ दिया? जैसे हमने पहले आपसे कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को अगर हम लागू, जैसे आज की तारीख में कोई दल यह नहीं कह रहा है, जो पिछड़ों के दल हैं, जो दलितों के दल हैं, कि हम मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो दो चीजें हैं, इसलिए पिछड़े चले गए कमंडल की तरफ कि जैसे दो चीजें हैं, या तो आप उनके वर्गीय हित की बात करिए या उनके जाति के नेताओं को, जैसे बीजेपी ने क्या किया कि उनके वर्गीय हित की बात नहीं किया, उनके जाति के नेताओं को दिखाया कि देखो ये आदिवासी राष्ट्रपति हम बना दिए, मैंने जंगल काट दिया, पेड़ों को गिन लिया। हाँ, ऐसा। तो और जो हमको करना चाहिए था, जो इस देश के पिछड़े वर्गों की जो पार्टियां हैं उनको जो करना चाहिए था, तो आप उनके वर्गीय हित को बताते कि देखो मंडल कमीशन हम लागू करेंगे तो उसमें सरकारी नौकरी भी मिलेगी, शिक्षा में भी आरक्षण, और उसके बाद जो आपने कहा कि सभी, जैसे जो लोग थोड़ा संपन्न हैं तो उन्हीं के पास पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे भी, जो लोग संपन्न नहीं है उनके बच्चे वो उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। बीपी मंडल ने इसीलिए इंतजाम किया कि इस देश के अंदर जितनी पिछड़ी जातियां, अच्छा पिछड़ी जातियां भी देखिए, मुसलमान, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का 85% ओबीसी है, केवल शेख, सैयद और पठान जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, बाकी संपूर्ण अनुसूचित पसमानदा जो है, जो जिसकी आबादी 85% है, वो बैकवर्ड है। हमारे वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और मारवाड़ी छोड़ दीजिए, भूमिहार छोड़ दीजिए, और उसके बाद एससी और एसटी छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी जातियां बैकवर्ड हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की, ये दोनों बैकवर्ड है। बीपी मंडल ने इंतजाम किया कि हम जितने बैकवर्ड बच्चे हैं वो चाहे जितना पढ़ना चाहें, उनके पढ़ने का इंतजाम फ्री करेंगे। मंडल कमीशन की सिफारिश है, मंडल कमीशन की सिफारिश है कि जितने पढ़ेंगे उनके लिए हम छात्रावास फ्री में देंगे। मंडल कमीशन की सिफारिश है कि जितने लोग पढ़ रहे होंगे उन सभी लोगों को कोचिंग का इंतजाम हम फ्री में करेंगे। मंडल कमीशन की यह भी सिफारिश है कि जितने लोग पढ़ रहे होंगे उनके खाने का इंतजाम, उनके कपड़े का इंतजाम, उनके कॉपी किताब का इंतजाम, उनके छात्रवृत्ति का इंतजाम, ये सब सरकार करेगी। अगर ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी तो कोई गरीब आदमी ये नहीं कह सकेगा कि अमीर आदमी तो अपने बेटे को पढ़ा लिया, एमबीबीएस करा लिया, मेडिकल इंजीनियरिंग करा लिया, पीएचडी करा लिया, जेएनयू और दिल्ली में उसने भेज लिया, लेकिन
कोई ये गरीब तब नहीं कह सकता कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो पढ़ना चाहता है उसको हम भोजन से लेके, कपड़ा से लेके, फीस से लेके, कॉपी किताब से लेके, ट्यूशन से लेके, आवास और छात्रावास से लेके, जूता मोजा कपड़ा सारा इंतजाम बीपी मंडल ने अपनी सिफारिश में किया। ये तो हो गया शिक्षा का मामला। जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ शिक्षा की बहुत नहीं लेकिन स्किल जो है, अनुभवों की और स्किल की जरूरत है, जैसे इंजीनियरिंग का एक विशाल क्षेत्र है, दस्तकारी का एक विशाल क्षेत्र है, शिल्पकारी का है, उसके लिए मंडल कमीशन में क्या मंडल कमीशन में ये भी तो है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए भी हम प्रशिक्षित करेंगे, कौशल विकास करेंगे उनका। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कारीगर बनना चाहते हैं तो उनके प्रशिक्षण का इंतजाम होगा। सहकारिता के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। जो भूमिहीन हैं उनको जिस तरह से SC ST को जमीनें दी जाती हैं उनको जमीनें दी जाएंगी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कहा कि जैसे आज की तारीख में अब सरकारी क्षेत्र में आरक्षण हमने दे दिया, तो RSS और जो वंश ऑफ थाट की जो परिकल्पना है कि इस देश के अंदर जो SC ST और OBC है उसको हम किसी भी तरीके से मजदूर ही बनाए रखेंगे। तो उनको मजदूर बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो गया कि अब सरकारी सेक्टर खत्म कर दिया जाए, तो सार्वजनिक संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो बीपी मंडल इस बात को समझ रहे थे कि जब हम सरकारी उपक्रमों में आरक्षण देंगे तो कल को जो मनुवादी ताकतें हैं वो कहेंगी कि अब सरकारी उपक्रमों को बंद कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में सब भेज दिया जाए। वही चीजें आज हो रही है, RSS द्वारा किया जा रहा है। तो बीपी मंडल की ये भी सिफारिश है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम उनको आरक्षण देंगे, पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण देंगे, फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। इस बात का भी उसके लिए जातिवार जनगणना, ये तो काका कालेलकर ने अपने रिपोर्ट में कहा, 1961 की जनगणना कराने की बात काका कालेलकर ने पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में कहा कि जातिवार जनगणना कराई जाए। एक प्रश्न ये है कि आमतौर पर जैसे मंडल को लेकर एक रिजर्वेशन ये हो गया है कि मंडल पिछड़े और पिछड़ों में भी अहीरों के नायक हैं, बाकी सारे जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं वो उतना उस तरीके से नहीं। ये गतिरोध क्यों पैदा हुआ? देखिए, इस बात का हम पहले ही आपसे कहे कि दो चीजें, या तो हम उनको समझाएं जो पिछड़ी जातियां हैं 90 के दौर में भी तो वो था, आज के तारीख में तो आप देखिए तो मुझे लगता है कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यादवों का प्रतिनिधित्व घटा है। लेकिन जो 77 का चुनाव आप देखेंगे या 89 का इलेक्शन आप देखेंगे, 91 और 93 का इलेक्शन देखेंगे, तो उस समय सांसद भी यादव थे, विधायक भी यादव सर्वाधिक थे और पिछड़ी जातियों ने वोट दिया था। इसलिए दिया था कि हम मंडल की बात उस समय कर रहे थे। आज की तारीख में जो हमारी पार्टियां थी उन पार्टियों ने मंडल की बात छोड़ दिया है। कोई A to Z की बात कर रहा था, कोई दूसरी बात कर रहा था, हम मंडल से बच रहे थे। और जब मंडल की बात आप करेंगे तो उनके दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं रहेगा कि कौन सांसद और विधायक बन रहा है। उनके दिमाग में एक कंसेप्ट रहेगा कि सरकार हमारी बनेगी तो मंडल कमीशन लागू होगा, और मंडल कमीशन जब लागू होगा तो कुशवाहा का भी बेटा नौकरी पाएगा, कुर्मी का भी बेटा नौकरी पाएगा, सुनार, लोहार, कुहार, तेली, कोयरी, सबके बेटे, राजभर से लेकर चौहान से लेकर सबके बेटे नौकरी पाएंगे, सबके बेटों को पढ़ने का इंतजाम होगा। तो हम दो चीजें, या तो उनका वर्गीय हित वहां दिखे, और जब वर्गीय हित नहीं दिखेगा उनको, जब वहां हमने बात करना बंद कर दिया और हमारे ऊपर लांछन लगना शुरू हुआ कि ये तो यादवों की पार्टी है, तो उन्होंने, बीजेपी ने ये काम किया कि हमने मंडल को छोड़ दिया, हमने उस समूह के हित की बात को छोड़ दिया। तो उनको वो दिखाने लगे कि ये तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब हम ये बताते कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबकी पूरी पिछड़ी जातियों के बेटे और बेटियां नौकरी पाएंगे, और इनके लिए हम शिक्षा से लेकर के और छात्रावास से लेकर के फीस से लेकर के सारी सुविधाएं हम देने का काम करेंगे, तो हमारे साथ रहते। उन्होंने दिखा दिया, सबके दल, सबकी सारी जातियों के नेताओं को मंत्री बना दिया। आप बताइए, कोई यादव सांसद बन जाए, कोई यादव विधायक बन जाए, मैं ही सांसद या विधायक बन जाऊं तो मेरे गांव के यादवों का कौन सा भला हो जाएगा? लेकिन मैं कुछ भी न रहूं और ये पॉलिसी अगर लागू हो जाए कि डुमरी गांव के सारे पिछड़ी जातियों के बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो उसमें तो मेरे MLA MP न बनने के बाद भी पूरा गांव उससे लाभान्वित हो जाएगा। जी। तो मंडल कमीशन वही चीज है। अंबेडकरवादियों का प्रायः आरोप यह है कि मंडलवादी लोग जो है अंबेडकरवाद के विस्तार में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अंबेडकरवाद के मुकाबले मंडल का योगदान कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इस पूरे सोच को किस तरीके से आप देखिए, अंबेडकरवाद जैसे पूरा संविधान मान लीजिए अंबेडकर साहब के नेतृत्व में लिखा गया, तो पूरे संविधान में चाहे स्त्रियों का हित हो, चाहे SC ST का हित हो या OBC का हित हो, सबका हित हो, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो मंडल कमीशन है। तो हम
न मंडल कमीशन अंबेडकर साहब का चैलेंज है, ना अंबेडकर साहब के चैलेंज में मंडल कमीशन खड़ा हो सकता है। मंडल कमीशन तो एक पार्ट है अंबेडकरवाद का। अंबेडकरवाद तो एक विशाल संरचना है इस देश के संपूर्ण वंचित समाज के तरक्की का। तो ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी इसलिए पैदा हुई कि जो पिछड़ी जातियों के नेता थे, जो एक भावना है हमारे अंदर अस्पृश्यता की, छुआछूत की, तो वो काम पिछड़ी जातियों ने भी किया है अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ। वो जो काम था और तमाम लोगों की जो नासमझी थी अंबेडकर के प्रति, उसके चलते ये भ्रम पैदा हुआ अंबेडकरवादियों के अंदर कि मंडल काट है अंबेडकरवाद का, या मंडलवादी जो है वो अंबेडकर को नहीं मानते हैं या अंबेडकरवाद के विरोधी हैं, जबकि मंडलवाद अंबेडकरवाद का एक पार्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक आखिरी प्रश्न ये है कि अब जबकि आप मंडल की राजनीति को, कमंडल के बरक्स तो देखते हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर स्थिति है। जिन पार्टियों ने कभी मंडल के नाम से अपनी जगह मजबूत की, उन पार्टियों ने भी लगभग मंडल को किनारे कर दिया है। दे दिया जी। और वो एक तरह से उस पूरी सैद्धांतिकी को ही उन्होंने अपने से अलग कर लिया है। और जातियों में जो बिखराव है, बहुजन समाज में जो बिखराव है, जो जातीय समुच्चय में बदल रहा है, ऐसे में मंडल की राजनीति का क्या भविष्य दिखाई पड़ता है? देखिए, जब तक हिंदुत्व का काट अगर कुछ है तो वो मंडलवाद और अंबेडकरवाद ही है। और जब तक हम मंडलवाद और अंबेडकरवाद को लेकर नहीं चलेंगे, जैसे वो डोम से लेके, चमार से लेके, अहिर से लेके सबको कह रहे हैं सभी हिंदू हैं, और जो उसका जो मलाई है वो केवल जिस तरीके से मनु ने इंतजाम किया था कि केवल उच्च वर्ग को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उसका मलाई मिलेगा, बाकी पूरी 85% जो शूद्र जातियां हैं वो दास और गुलाम बनकर रहेंगी। वो हिंदू तो बना रहे हैं, लेकिन हमको जहां चीजें प्राप्त होनी चाहिए, जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, वहां वो हमको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको वो मुसलमान का भय दिखाकर हिंदू बना रहे हैं। उसका काट यही है कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित हैं, अनुसूचित जाति हैं, हम शूद्र हैं, और हमको हिस्सेदारी तुमसे लेना है। मुसलमानों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मुसलमान हमारा हिस्सा नहीं खाया है। मुसलमान हमारे शिक्षा पर, मुसलमान हमारी नौकरी पर, मुसलमान हमारी संपत्ति पर, मुसलमान हमारे सम्मान पर कहीं भी बाधक नहीं। अगर हमारे संपत्ति पर, सत्ता पर, शिक्षा पर, नौकरी पर अगर कोई कुंडली मार के बैठा हुआ है, उस सारे हिस्से को खाए हुए है, तो वो कथित तौर पर जो हिंदुत्व का दुशाला ओढ़कर हमारे सामने खड़े हैं और हमको मुसलमानों का भय दिखा रहे हैं, वही हमारे हिस्से को खा रहे हैं। जब तक ये बात हम अपने समाज को नहीं समझाएंगे और उनको नहीं बताएंगे कि इसका काट जो है वो मंडलवाद है, वो अंबेडकरवाद है, तब तक वो हिंदुत्व को मजबूत बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को थोड़ा रखा सामने। इस समय मंडल की पूरी राजनीति के सामने एक बड़ी चुनौती है, खासतौर से अपने ही लोगों के बिखराव को समेटना, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जब हिंदुत्व के खिलाफ जो एक ध्रुवीकरण होना चाहिए और जातीय अंतर विरोधों को उभरना चाहिए, ताकि वो अपनी भागीदारी और हक को लेकर वो सचेत हों और लड़ें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।